बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी साहब के जाने की तारीख आ गई है। खाना नहीं वो खाएंगे क्यों, कह रहे हैं पेट मैंने बहुत भर लिया है, अब गुंजाइश नहीं है। फिर उनकी लंदन जाने की भी बातें सरेआम होना शुरू हो गई हैं। लेकिन जाते जाते काजी साहब एक तो जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। उस लेगेसी का शिकार कौन कौन बनेगा और कौन कौन सा जज है जिसको अब काजी साहब के किए हुए पर पानी फेरना है, उसे धोना है, साफ करना है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा चैलेंज है एतमाद का, जजों के दरमियान और फिर आवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद। ये तो जस्टिस मंसूर शायद कर लें, लेकिन जो जज उनके साथ इख्तलाफी नोट बढ़ चढ़ कर लिखते रहे, अगेंस्ट द आइन, अगेंस्ट द कानून जाके वो खड़े होते रहे उनकी सपोर्ट के लिए, अब उनका फ्यूचर क्या है सुप्रीम कोर्ट में? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आप कभी पब्लिक वाशरूम्स में गए हैं कभी? वहाँ ना एक जुमला दरवाजों के पीछे लिखा होता है, दीवारों के ऊपर। ये इंतहाई बदबूदार शुरू हो गया वीला। नहीं, सुने तो सही। वहाँ लिखा होता है कि अपने किए किराए पे पानी फेर के जाएं। तो यहाँ हमारे मुल्क में रियासती इदारों के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए बहुत सारे लोग भी इसी तरह का गंद डाल के जाते हैं, लेकिन वो ये लिखना भूल जाते हैं दीवारों के ऊपर या दरवाजे के पीछे कि अपने किए किराए पर पानी फेर के जाएं। तो वो फिर किसी ना किसी को ना वो पानी फेरना पड़ता है। अब काजी साहब के होते हुए भी आप देखें बहुत ज़्यादा गंद डाला गया है, और काजी साहब तो किसी सूरत इसके ऊपर पानी फेरते हमें नज़र नहीं आते। तो फिर किसी ने तो आके ये पानी फेरना है ना, तो वो पानी फेरने वाली फिर शख्सियत कौन हो सकती है? मुमकिन तौर पे चीफ जस्टिस, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। उसकी वजह यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने 3 साल से ज़ायद अरसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहना है। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मंसूर अली शाह साहब की बातों से, उनके ऑब्जर्वेशन से हमें एक इंदिया मिलता है केसेस की समाअत के दौरान भी कि वो मुमकिन तौर पे किन किन ऐसे वो मामलात हो सकते हैं जिस पर वो इस्लाहात करने की कोशिश कर सकते हैं, या जो चीज़ें उनकी इस्लाहाती एजेंडे की तरजीहात में शामिल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद की फेडरल जुडिशल एकेडमी में एक तकरीब थी, और उस तकरीब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे, और वहाँ उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ADR जो आर्बिट्रेरी होता है ना, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह, मसालती जिस पर माजी में खोसा साहब ने शायद बहुत काम जी, तो वो मसालियत वाला जो मामला है ना, उस तरफ हमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये समझते हैं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की अदालतों में 22 से 24 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, तो वो मसालियाती कोशिशों से उनमें से आधे से ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो बग़ैर अदालतों में जाए, बग़ैर कोई पैसा खर्च किए, बग़ैर वकील किए वो मुकदमात हम निपटा सकते हैं। लेकिन इस मामले में उनको सबसे ज़्यादा मज़ाहमत अगर सामने आ सकती है, उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, तो वो फिर उनकी अपनी वकला बरादरी होगी। सही, क्योंकि 2019 में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब चेक वाला मामला होता था ना, चेक आप देते थे, बाउंस हो जाते थे, तो उसके केसेस बनते थे। उसके ऊपर जब खोसा साहब ने इस्लाहात की कोशिश की थी और हर ज़िला में SP लेवल पर एक शिकायत सेल बनाया था, और ये कहा था कि ये चेक बाउंस होने वाले मुकदमात बराह रास्त अदालतों में आने की बजाय पहले उस शिकायत सेल में जाएंगे। SP लेवल का अफसर होगा जो इन सारी चीज़ों को देखेगा, पार्टीज़ को बिठाएगा और ये डिस्प्यूट हल करने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ पार्टीज़ का डिस्प्यूट हल नहीं होता तो फिर उसके बाद ये मामला मुमकिन तौर पर अदालतों में ले जाया जाएगा। तो ये जब उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट शुरू किया, तो सबसे पहले जो उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई वो वकला की जानिब से की गई। सही, क्यों? क्योंकि जो चेक बाउंस का पहले मामला वकीलों के पास जाता था, अदलिया के पास जाता था, तो ज़ाहिर बात है वो केसेस उनके पास ना जाते तो उनकी दिहाड़ी बंद होने का खदशा था। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि सिर्फ 3 महीने के अरसे के अंदर अंदर निज़ाम इंसाफ में से 97,000 केसेस का बोझ कम हुआ। सही, टोटल 1,04,000 और समथिंग दरखास्तें आई, हाँ। और उसमें से 97,000 से ज़ायद दरखास्तें, बल्कि 98,000 के करीब थी, जो अदालतों में नहीं गई, बल्कि वो SP का लेवल पर वो जो शिकायत सेल बनाया गया था वहाँ से ही ये सारे मामलात जो है वो हल कर दिए गए। तो इससे हमें
एक ये झलक मिलती है। और अभी आप देख लें कि सिविल नौयत के जो ज़्यादातर मुकदमात हैं वो आप देख लें, या इवन के जो फौजदारी मुकदमात है उसमें भी देखें, तो अगर वहाँ पर आप बैठ कर डिस्प्यूट कोई ऐसा सेंटर बना हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से, तो वहाँ आप फ्रीकैन को बिठाकर ये मसालियत करवा सकते हैं, राज़ीनामे करवा सकते हैं, चीज़ें जो है वो ख़राब होने की बजाय उनको सुलझा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह हमें मुझे जो लगता है कि एक कभी इम्कान ये है कि वो इस साइड पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जो एक एडीआर से मुतल्लिक एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के सरबराह कौन है, उस कमेटी के सरबराह भी जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला हजरात हैं और दीगर लोग भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि उनको इस्लाहात करनी है। फिर निज़ाम इंसाफ के अंदर इस वक्त अदलिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक साख का मसला है, काजी साहब जो इस सुप्रीम कोर्ट की हालत करके जा रहे हैं, जो निज़ाम इंसाफ की हालत करके जा रहे हैं, अगर आप इस वक्त माइक लेके सड़कों पर निकलें तो सिवाय चंद नून लीग के कटर अक्लबंद किस्म के नून लीगी हजरात जो हैं, शायद वही आपको बीप वाले चलेंगे, फिर शॉर्ट्स नहीं जी जी सिर्फ बीप। मैं वही कह रहा हूँ कि इंतहाई कटर किस्म के, जिनके ऊपर शायद वो इल्म की रोशनी का भी कोई असर नहीं होता ना, वो उनकी मोटी चमड़ी होती है, तो सिर्फ वो आपको शायद ऐसे लोग मिले जो काजी साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन हो, या फिर नून लीग के जो सियासी रहनुमा हैं, कारकुनान जो हुकूमती पार्टी लेवल पे जो कारकुनान हैं, शायद वो आपको कुछ मुतमईन मिलें, या फिर काजी साहब की वो क्या कहते हैं उसको कि गैर जाहिर शुदा मीडिया टीम के लोग आपको उनकी तारीफ करते नजर आएंगे। उसके अलावा कुछ छुपा नहीं रहता, उसके अलावा कोई बंदा आपको सोशल मीडिया पर वाज़े नजर आ जाए। जी जी, कोई बंदा आपको काजी साहब की तारीफ करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई पाकिस्तानी भी। तो ये जो गंद काजी साहब डाल के जा रहे हैं ना, इसके ऊपर भी फिर आके मंसूर अली शाह साहब ने ही पानी फेरना है। तो मंसूर अली शाह साहब जब पानी फेरेंगे तो ज़ाहिर बात है कि अकेले तो शायद उनसे कुछ ना हो पाएगा, तो फिर उनको बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। निज़ाम इंसाफ के अंदर बहुत सारी ऐसी मज़ीद खराबियां हैं। सबसे बड़ी खराबी इस वक्त एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर बोलचाल बंद है। वो जजेस के ताल्लुकात इतने ख़राब क्यों हुए, इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। इसीलिए तो डिनर कैंसिल उन्होंने किया है कि अब देखें डिनर देना होता है जो सुप्रीम कोर्ट आगे बनना होता है, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। होस्ट कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिनर दे रही थी और काजी साहब यहाँ भी स्मार्टनेस जो है ना, जिसको चालाकी कहते हैं, वो कर गए क्योंकि होस्ट कोई नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो चले मैं ये एहसान कर जाता हूँ। ये बात 20 लाख की नहीं, और क्या लाजिक है? नहीं, मैं बताता हूँ ना, असल में डर काजी साहब आपको याद है ना, इन्होंने वो सैकड़ों इंचेस वाली जमीन भी दान की थी, देखें वो भी डिस्प्यूटेड थी और उसके ऊपर बलोचिस्तान कंट्रोल का दावा था। जी जी, तो इन्होंने कहा कि वैसे तो मिलनी नहीं है, तो जरा ये दे के तो अपनी जो है ना वो बल्ले बल्ले करवा लेते। 3 सेंटीमीटर वाली वो भी चीज़ें सारी फ़ौरन मंजर आम पर आ गई थी। साफ़ी हजरात जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने वो हक़ाइक़ सामने लेके आए और पता चला कि वो तो डिस्प्यूटेड ज़मीन है, जिसके ऊपर ये भी दावा कर रहे हैं और बलूचिस्तान हुकूमत भी उसके ऊपर दावा करती है। बहरहाल वो एक अलग मामला था। यहाँ इशू ये है, करामत मुगल साहब के क्या कहते हैं, कर्मा कहते हैं आप? नहीं, आप जो मर्जी कह लें। नहीं, मैं तो कारमा कहना। हाँ तो ठीक है। हाँ थैंक यू। तो वो जो कारमा होता है ना, वो बड़ी जालिम चीज़ होती है करामत मुगल के। वो क्या कहते हैं ना कि किसी को दिए हुए चक्कर एक दिन आपके सामने ज़रूर आते हैं, और आपको फिर जब चक्कर आते हैं ना, तो फिर आपके वो एम्पलीफाई होके आपको मिलते हैं। तो कहीं जा रहे हो, सुने तो सही ना, मैं बताता हूँ। तो काजी साहब ने जो चक्कर दिए थे ना बंदियाल साहब को, आपको पता है बंदियाल साहब ने भी आखिरी जो फुल कोर्ट थी उनकी नहीं हुई थी, साकिब निसार साहब की नहीं, साकिब निसार साहब की हुई थी। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं थे। अच्छा, हुई थी? उनकी हुई थी, लेकिन उसमें मंसूर अली शाह साहब एक जज नहीं थे, बाकी तमाम जजेस ने उसमें शिरकत की थी। और साकिब निसार साहब का जो अलविदाई डिनर था वो भी बड़ा शानदार था, बड़ी बाकायदा महफिल मौसीकी और बड़ी गज़लें और बड़ा अच्छा वो उन्होंने किया था। बहरहाल काजी साहब की अब हालत ये है कि आपने जो बीज बोए हुए हैं ना, अब वो बड़े कांटेदार झाड़ियाँ बन चुकी हैं। तो आपको डर खौफ ये है कि मैं अगर जाऊँगा तो जो कुछ मैंने किया, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसके ऊपर कुछ कर दिया, या ये भी मुमकिन है कि मैं करूँ वहाँ पर जो है वो रेफरेंस लूँ और उसमें जजेस की जानिब से या मीडिया की जानिब से मुझसे सख्त सवालात होंगे, तो वहाँ पर भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो ये बहुत सारे खदशात हैं उसमें। कल मेरी बात हुई बशार राजा साहब से, उन्होंने कहा उसमें आती हैं जजेस की फैमिली, और काजी साहब को अब सबसे बड़ा
एक तो ख़तरा वही है, होस्ट कोई नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कि उसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि पैसे तो उसने देने हैं जो आने वाला चीफ जस्टिस होगा ना, उसकी तरफ से नहीं, डिनर थ्रो होता पैसे है। पैसे तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ने कोर्ट, देने हैं ना। हाँ तो उसके होता है ना, देखें, मुझे ये बताएं, ये एलोकेट तो नहीं कर सकते। आपके चीफ जस्टिस होते हुए इस मुल्क की मेरी मईशत जो बात है पूरी वो, अभी नहीं हुई। सुने ना मैं बताता हूँ, चलो फिर इस कल ही मुल्क लगे की रहो। इस मुल्क की मईशत तबाह हो गई। हम्म, आपने करप्ट टोला इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। आप उस करप्ट टोले की धांधली जो है वो उसकी तहकीकात नहीं होने दे रहे। आपने पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला ख़राब किया। ये चीज़ें कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला पहले से चल रहा था तो जो कानून साजी बाद में हुई, क्या वो बदनीयती पर मबनी नहीं है? और सिर्फ एक सूबे के अंदर ये मसला क्यों हुआ? फिर इसका तो ये होना चाहिए था कि दीगर सूबों के भी ट्रिब्यूनल आप ख़त्म करते और दोबारा से फिर इस कानून सबसे साजी के ज्यादा तहत जोर था लाहौर के डब्बे ना खुले, जी, मरियम और नवाज, लाहौर शहबाज में शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, जी, तो वो डब्बे ना अब वो खुले। डब्बे वहां पर कौन ट्रिब्यूनल लगा? एक रिटायर्ड रिटायर्ड जज। जज। तो फिर आप समझ जाए ना कि चीजें कैसे आपने कंट्रोल की। तो यही वो फैलाया हुआ गंद है, और आपने इस मुल्क को अरबों डॉलर का आपने इसकी मईशत की सूरत में इसका नुकसान आपकी वजह, क्योंकि आप भी इस ओहदे पर बैठे हैं ना जो इस धांधली ज़्यादा निज़ाम को सपोर्ट कर रहा था। इसकी तहकीकात नहीं होने दी। अगर ये हुकूमत चली जाती, जिनका असल मैंडेट था वो वापस आते, रियासती इदारे उनका जो है वो आलमी इदारों के साथ उनकी जो एक इंटरेक्शन होता वो ज़्यादा बेहतर होता। जो सऊदी अरब हमसे पीछे हट चुका है, चीन हमसे पीछे हट चुका है, यूएई हमसे पीछे हट चुका है, आज आईएमएफ हमें कर्ज दे, लेकिन शराइत पर शराइत शराइत, हाँ, तो आज भी उसकी कोई डिटेल में बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ, आपने अच्छा याद दिलाया। जी जी, तो हमारे अदालती निज़ाम पर भी उन्होंने अब कदगने शराइत लगाना शुरू कर दी है कि नैब को ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन है जो करप्शन करता है, किससे कितना टैक्स लेना है। और भाईजान मुल्क उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है। टैक्सेस वो लगा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर सारा वो लगा रहा है, सब कुछ आप वहां से। और ताने किसको मिलते थे? इमरान खान को। इमरान खान ने स्टेट बैंक गिरवी रखवा दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। और ये आपने तो मोटरवे बेच दी, आपने रेडियो पाकिस्तान की इमारत बेच दी, आपने दीगर जो आपकी मुल्की इदारे हैं या इस तरह के असासे हैं कौमी के पाकिस्तान के, आपने वो असासे गिरवी रखवाए, बेच दिए। और अभी भी आप देख लें कि आप रूजवेल्ट और केस आपने देखा है जैसे बिडिंग उसकी, हाँ वो भी देख। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपके होते हुए आपकी नाक के नीचे होती रही और आप इसके ऊपर खामोश रहे। और आप अब भोंपू बजा रहे हैं। मैं 20 लाख रुपए कौम के जाया नहीं करना चाहता। अंदाजा करें यार। शुक्रिया काजी साहब, आप नहीं अंदाजा 8 करें। लाख वोटर को आप जो जिस घड़े में डाल के जा चुके सर करोड़ों, और सॉरी 8 करोड़ 8 करोड़ वोटर थे टोटल। वो 8,37,000 तो पीटीआई के मेंबरान थे जिनको सुने बगैर इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला दे दिया। तो बहुत लंबी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये गंद इतना फैलाया हुआ कि ये तो खुरच के मंसूर अली शाह साहब को साफ करना पड़ेगा। हो सकता है कि तेजाब भी डालना पड़े और तभी हार्पिक यूज कर लें। नहीं, तेजाब जरा वो दूसरा हो ना सख्त वाला, तो उसी से ये चीजें खुरच के साफ होंगी। वाइपर भी लगाना पड़ेगा और बहुत सारे काम घर के और बहुत कुछ करना पड़ेगा। करामत मुगल साहब, उसकी वजह ये है कि आपके दौर में एक कानून प्रैक्टिस और प्रोसीजर वाला, उसकी वजह से केसेस कितने बढ़ चुके हैं। तो यार खराबियां हैं। आपने केसेस वो लगाए जिससे सियासी जमातों को, आपकी पसंदीदा चहेती सियासी जमातों को फायदे हुए। जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी उसको इलेक्शन से बाहर किया, करोड़ों लोगों को वोट के हक से महरूम किया। कौन कौन से ऐसे गुनाह या ऐसे, मैं तो जुर्म कहूँगा अपनी ज़ाती राय में कि ये जुर्म है और ये नेशनल लेवल के जुर्म है जो काजी साहब ने किए हैं, और इस पर इनसे पूछ होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि अल्लाह ने इनके दौर में इनसे ये काम भी करवा दिया कि रिटायर हुआ जज जो है वो खींच के वापस भी लाया जा सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करामत मुगल साहब वो इनके अपने गले भी पड़ेंगी। कुदरत बाज़ औक़ात आपसे ऐसे काम भी करवा देती है जो आप समझते हैं कि ये मेरे फ़ायदे के हैं, लेकिन बाद में वो आपकी चीज़ें खिलाफ भी इस्तेमाल होती हैं। तो काजी साहब भी बहुत सारी चीज़ें, 25 को हो गया, ख़त्म शुद्ध हो गया काम। 26 को जब काजी साहब उठेंगे तो मंजर क्या होगा? ना वो प्रोटोकॉल होगा, ना वो इख्तियारात होंगे, ना वो ताकत होगी, ना वो ज़ुबान होगी जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो काजी साहब होंगे क्या फिर? आपने कभी किसी कागज़ के ऊपर ऐसे काटे शाटे मार के ना ऐसे हाँ, उसको कभी ऐसे रोल करके ऐसे उसको डस्टबिन में फेंका है? हाँ, यही औकात होगी काजी साहब की। चले हुए कारतूस की इस्तिलाह आपने सुनी है, यही हैसियत होगी काजी साहब की। तो इसलिए करामत मुगल साहब, ये जो ताकत होती है ना, ताकत ये आपके अंदर नहीं होती। ये आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस निज़ाम का आप हिस्सा हैं,
ये उस निज़ाम की, उस कुर्सी की ताकत है। साकिब निसार साहब बैठे थे, चीफ जस्टिस थे, 43 साल खुद नोटिस लिए, बड़े बड़ों को अपनी अदालत के सामने बुलाया, आज की दिन है। तो आज काजी साहब ने भी यही कर लिया। कल को ये अभी तो क्रिस्टीज़ पे गए थे, डोनट शोनट खाए थे, वहाँ से इनको बुरा भला कहा गया। उसके बाद अथॉरिटी थी, लड़के को उठवाया, फैमिली को उठवाया, लितर भी उन पे फेर दिए, डर खौफ भी पैदा कर लिया, सब कुछ कर लिया। कल को जब आप चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो आपकी औकात क्या होगी? वो वक्त बताएगा। आप काजी वो साहब को वही अजान कागज, शुरू हो गया मुझे। वही कागज जो ऐसे हम इकट्ठा करके फाड़ के ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं करामत मुगल साहब, यही उनकी फिलहाल के औकात लिए है। सईद बलोच साहब बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में आपको ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।